हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन के। इसमें मैंने 80 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी पार्ट 3 तक में, और पार्ट 4 में हम 81 से लेकर के और 110 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको जैसा कि पता होगा कि वैसे अब डेट अनाउंस हो गए हैं कि सीजीएल मेंस जो होने वाला है वो अक्टूबर में होने वाला है। साथ में जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम जिनका रह गया था वो एग्ज़ाम भी होने वाला है अगस्त में। तो सारे लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाओ। अगर लॉकडाउन में आप लोग बिल्कुल ही सुस्त बैठे थे तो अब सुस्त ना बैठो, बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। वैसे लोग तो लॉकडाउन के अंतर्गत भी तैयारी में अपने लगे थे, लेकिन आप अगर बैठे हैं तो आप बिल्कुल भी ना बैठे रहें। अब तैयारी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कीजिए और रेगुलर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए और सारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्किल देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपकी काफ़ी सहायता करेंगे, बशर्ते आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें, साथ ही साथ कमेंट भी कर दें। एक बात और मैं बता दूं कि इस वीडियो में 2017 मेंस के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो मेंसुरेशन के पूछे गए थे। देखिए दोस्त, पहला सवाल हमारे पास आ चुका है और पहले सवाल में एक चित्र दिया गया है आपको। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर मेरी ज्योमेट्री की आपने वीडियो देखी होगी तो ज्योमेट्री की वीडियो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में भी मिलेंगे जो ज्योमेट्री वाले पीडीएफ में भी थे, तो मैंने पीडीएफ को ज्योमेट्री में ही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। फिर भी यहाँ पे सामने आया है तो मैं ज़रूर से बना देता हूँ ताकि लोग ये ना समझें कि जानबूझकर क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक्स ए की एक वैल्यू दी हुई है आपको कि 7 है। अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो पूरा ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट में से ये एक सेमी सर्कल घटा दो, फिर ये एक सेमी सर्कल घटा दो, ये तीसरा और ये चौथा। अगर 4 सेमी सर्कल घटाने का मतलब आपको 2 सर्कल घटाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 2 छोटे सर्कल घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिफ्ट था ये 2 बार एक बार ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि ये इस सेमी सर्कल के साथ भी घटेगा। जरा ध्यान से समझिए, ये जो लीफ है ये इस वाले सेमी सर्कल के साथ भी घट जाएगा और नीचे जो सेमी सर्कल है उसके साथ भी घट जाएगा। इसीलिए वापस आपको एक बार लीफ जोड़ना पड़ेगा। या तो ये तरीका आजमा लो आप, या फिर आप काम कर लो कि यहाँ से एक स्क्वायर बना लो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बना लो आप, फिर ये एक सेमी सर्कल घटा लो, एक ये घटा लो, और ये दोनों मिला के एक और सेमी सर्कल हो जाएगा, और एक स्क्वायर घटा दो तो भी बात बन जाएगा। मैं एक तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं पहले वाले तरीके की बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला था कि पूरा ये जो क्वाड्रेंट है इसमें से आप क्या करो कि देखो कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं घटाने वाले। एक तो ये अर्धवृत्त हुआ, यहाँ पे एक हुआ, अब ये 2 अर्धवृत्त मिलके एक पूरा सर्कल बन जाएगा। फिर ये 2 और अर्धवृत्त है जो मिलके पूरा एक वृत्त बन जाएगा, यानी कि ओवरऑल 2 वृत्त हमें घटाने पड़ेंगे। तो माइनस में हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एक तो क्वाड्रेंट बड़ा वाला, फिर माइनस में आपको 2 सर्कल्स घटाने पड़ेंगे छोटे वाले। ये सर्कल्स है वो मत समझिएगा, और साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा एक ये लिफ, क्योंकि ये लिफ 2 बार घट जा रहा है, दोनों सर्कल्स के साथ एक एक बार घट जा रहा है, तो एक बार आपको ये लिफ जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, हम इसको तो लिख सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई ये क्वाड्रेंट का। आपको पता है कि एक्स ए अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल, एक मिनट, एक्स ए 7 है तो आप ऊपर भी समझ सकते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास 14 हो जाएगा। तो 14 के हिसाब से हम एरिया इसका लिखेंगे, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, एक वृत्त का चौथाई हिस्सा है। तो अगर 14 के लिए आप पाई आर स्क्वायर लिखें तो आपको पता होगा कि अगर रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है कितना, 154। लेकिन यहाँ पर रेडियस 7 नहीं है, 14 है, यानी कि डबल है। तो रेडियस डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 154 और गुना में 4 होगा। रेडियस कितना होगा दोस्त, 154 और गुने में 4। और आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होना है। अब माइनस में आपको 2 सर्कल और घटाने हैं इसमें से, तो 2 और सर्कल फिर से पाई आर स्क्वायर आएगा। तो पाई आर स्क्वायर 154 कब होता है, जब 7 रेडियस होता है। लेकिन छोटा वाला जो सेमी सर्कल है इसमें, इसके लिए सर्कल कितना, सॉरी इसके लिए रेडियस कितना होगा, इसके लिए त्रिज्या है 7/2, क्योंकि पूरा ए बी 7 है, सवाल में दिया है एक्स ए 7, तो ए बी भी 7 ही होगा। ठीक है, अगर ए बी 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का आधा, और रेडियस अगर आधा है तो एरिया कितना होगा भाई, बाई 4 होगा। ठीक है, यानी कि 154 और बटे में कितना होगा, 4 होगा। 154 कब होता है क्षेत्रफल, जब रेडियस 7 होता है। यहाँ पर रेडियस 7/2 है, आधा है, तो एरिया 1/4 हो जाएगा। अब साथ में आपको एक लिफ जोड़ना है, तो लिफ का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 4/7 और ए स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो 4/7 और ए स्क्वायर, ए कितना होगा लिफ के लिए, देखिए लिफ यहाँ पे बन रहा है, लिफ जिस वर्ग के अंदर बन रहा है उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो आप बोलेंगे ये भी 7/2 होगा, क्योंकि पूरा एक्स से ए तक 7 है,
तो अगर इसको मैं ओ मान लेता हूँ लेट से यहाँ पर, तो एक्स और ओ की वैल्यू हो जाएगी 7/2 जो कि त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर लगाऊँ 4/7 और ए स्क्वायर होता है लीफ का एरिया, तो यहाँ पे 4/7 तो लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर का मतलब ए है 7/2 तो 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर तो मैं एक ही बार 49 और बटे में 4 लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे कि क्या क्या कट रहा है हमारे पास। यहाँ से ये 7 से ये 49 कट जाएगा 7 बारी में, और ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2 से ये 2 दूना 4 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 77 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया, 154 में से 77 घटाना है तो 77 बचेगा, और फिर उसमें 7 जोड़ना है तो 77 में 7 जोड़िएगा तो आ जाएगा 84, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम लगेगी आपको। आप बाकी वैसे भी कर सकते थे कि आप पूरा ये स्क्वायर ही घटा लो एक ही बार, और बाकी के ये दोनों मिलाकर एक आपको सेमी सर्कल मिलेगा, और ये मिला के एक सर्कल मिलेगा, वो घटा लो अलग से, तो भी बात बन जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, दूसरे सवाल में आपको दिया गया है कि एक समषट्भुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा आधार की जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब प्रिज्म होता कैसे है, बेलन जैसा होता है प्रिज्म। एक्चुअली में हर एक प्रिज्म बेलन जैसे नहीं होते हैं। आपने प्रिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया हम कैसे लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, इसको टी ए से शॉर्ट में लिखते हैं, ये होता है CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल, यानी कि बेस का एरिया। ये बात आपने पढ़ा होगा कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे आप देखो जरा कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये रूट वाला पार्ट अलग है और बिना रूट वाला पार्ट अलग है। जैसे पहले वाले में देखते हैं तो बिना रूट वाला पार्ट है 54 गुना में 3, दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं तो बिना रूट वाला पार्ट है 36 गुना में 3, तीसरे वाले में आप देखेंगे तो 48 गुना 3, और चौथे वाले में 24 गुना 4। यानी कि बिना रूट वाला पार्ट भी सब में डिफरेंट डिफरेंट है, और रूट वाला पार्ट आप देखेंगे तो भी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो कोई एक ही चीज़ हम इसमें से निकाल लेते हैं, या तो CA से निकाल देते हैं बिना रूट वाला पार्ट और ऑप्शन मिल जाएगा वैसे भी, या फिर हम बेस का एरिया और इंटू में 2 निकाल लेते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर आप बेस का एरिया और इंटू में 2 लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, देखिए केवल मैं दूसरा वाला पार्ट निकाल रहा हूँ। 2 और इंटू में बेस का एरिया क्या है यहाँ पर, समषट्भुज। समषट्भुज का एरिया क्या होता है 6, और गुना में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4, और इंटू में साइड का स्क्वायर, तो आधार का जो साइड है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ से 4 चौके 16 आ जाएगा। अब देखो 6 दूना 12 चौक 48 √3 आ गया, यानी कि √3 वाला पार्ट आया 48 √3। और ये किस ऑप्शन में है, देखो पहले में 54 √3 है, दूसरे में 36 √3, तीसरे में 48 √3 और चौथे में 24 √3 है, तो तीसरा वाला अपना आंसर हो गया। आप केवल CA से भी निकाल के और आंसर मार्क कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। टोटल निकालना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर से लाइक और कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपके पास क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है के अंदर रखा जाता है। उसकी एक सतह शंकु के आधार की ओर है तथा विपरीत सतह शंकु के शीर्ष की ओर है, और आपको घन की भुजा लंबाई बतानी है। घन की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखिए पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल रेडियस दिया है, लेकिन इंग्लिश वाले में आप देख रहे हैं रेडियस 20 है, साथ में हाइट भी 10 दिया हुआ है। तो हाइट भी आपको, ऊंचाई भी 3 दिया हुआ है, केवल त्रिज्या 20 नहीं है। अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको बोला गया है कि एक शंकु है, यानी कि कोन है, और इसके अंदर एक क्यूब रखा गया है। ठीक है, अब देखिए मेन बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इस तरह से इसके अंदर क्यूब रख के बनाएंगे आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसकी 2D फिगर बनाते हैं। 2D का मतलब जब आप एक साइड से देखेंगे तो वो चित्र कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये तो हो गया हमारे पास शंकु, जो कि त्रिभुज जैसा दिखेगा आप सामने से देखेंगे तो, ठीक है। और इसके अंदर घन है जो कि आपको एक स्क्वायर जैसा दिखेगा, वर्ग जैसा। तो ये 2D फिगर हुआ। एक्चुअली में एक ये फिगर ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में ये होता ऐसे कि आपको एक क्यूब बनाना पड़ता और फिर इसके साइड में आपको एक यहाँ पर बनाना पड़ता शंकु। इस तरह से कुछ होता, लेकिन इसका 2D फिगर ये है। जब इसको सामने से आप देखेंगे तो इसका 2D फिगर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सवाल जब सॉल्व करना रहता है तो 2D में हम सोचते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो देखिए जब लेंथ वगैरह निकालनी है तो 2D में ही ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या है। रेडियस है 20, जो कि शंकु का रेडियस है, यानी कि यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूँ मान लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाएगा, जो कि 20 है। और हाइट हमारे पास 10 दिया था, यानी कि ये पूरी कितनी है, 10 है हाइट। अब एक बात यहाँ पे देखिए, और हम क्या क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे मान लो हमें घन की भुजा बतानी है, ये वाला घन की भुजा,
इसको मैं मान लेता हूँ कि चलो घन की भुजा ए है। अगर घन की भुजा ए होगी मेरे भाई, तो ये वाला केवल लाइन कितना हो जाएगा, ए का आधा हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है उसको बीच से डिवाइड कर रहा है, वो लाइन ए का आधा हो गया। अभी अगर इसके ऊपर वाले लाइन की मैं बात करूं, जो अभी मैं दूसरे कलर से आपको बना के दिखा देता हूं, ये वाला जो कलर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो पूरा 10 है हाइट, और उसमें से ये वाला केवल जो लाइन है ये ए है, क्योंकि शंकु सॉरी जो घन बनाया है हमने, वो घन का ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो वो घन की ऊंचाई के बराबर है, जो कि घन की भुजा ए है तो ऊंचाई भी ए ही होगा। और अगर घन की ऊंचाई ए है तो केवल ऊपर वाला जो पार्ट है जो मैंने ब्लू कलर से कलर किया हुआ है, उसका जो केवल वैल्यू आएगा ये वाला, वो कितना आएगा, 10 में से ए घटाने के बाद आएगा, ये 10 माइनस ए आएगा, क्योंकि टोटल 10 है और ये नीचे वाला ए है। 10 में से अगर मैं ये ए घटा देता हूँ तो हमारा ऊपर वाला पार्ट निकल आएगा। अब एक बात सोचिए, मैं यहाँ से सिमिलरिटी लगाने वाला हूँ और सिमिलरिटी ही लगती है, ज़रा ध्यान से अब बात समझना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो एक तो ये ब्लैक वाला हो गया हमारे पास त्रिभुज, जो मैंने अभी बना दिया। दूसरा त्रिभुज आप देखना यहाँ पे, दूसरा त्रिभुज मैं दिखा देता हूँ ब्लू से, ये पूरा वाला त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, जो मैंने ब्लू से दिखाया है। ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो यहाँ पे सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो अगर भुजाएं समानुपाती करना है तो देखो, या तो भुजाएं समानुपाती आप लिख के कर लो या डायरेक्ट बना भी सकते हो, क्योंकि शंकु में देख रहे हो कि जो बेस है ये 20 है और हाइट कितना है, 10 है, यानी कि हाइट जो है वो बेस का आधा है, ठीक है, 20 का आधा है 10। तो जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला, इसका भी बेस हाइट बेस जो होगा वो हाइट का डबल होगा, यानी कि हाइट जो होगा वो बेस का आधा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहीं पे आप सीधा सीधा देखो ना, इस वाले में जो बड़ा वाला मैंने त्रिभुज बनाया है अभी ब्लू कलर से, इसमें हाइट का डबल है बेस, हाइट है 10 तो बेस 20 है, डबल है। तो जो छोटा वाला है इसमें भी हाइट का डबल होगा बेस। तो अगर मैं हाइट का डबल बेस लिखता हूँ तो देखो, हाइट है 10 और माइनस में ए, और इसका डबल जो होगा वो बेस के बराबर होगा, a/4 के बराबर होगा इसका, सॉरी a/2 होगा इसका डबल। अब यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, ये दो भी अगर इधर आ गया तो ये 40 माइनस में 4a बनेगा, और 4a उधर जाएगा तो 5a बराबर 40 आ जाएगा। 5a अगर 40 है तो a कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा, और यही 8 अपना आंसर है। आप इसको लिख के भी कर सकते थे। देखो भाई, मुझे समझाने में टाइम लगा है, वरना इसको बनाने में इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से काफ़ी फास्ट और काफ़ी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लंबा पड़ गया, समझने में आपको भले ही परेशानी हो रही होगी, आप दोबारा देखिए तो आप समझ जाएंगे। और वैसे भी अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात जल्दी से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको बोला गया कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या है 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, उसको एक दूसरे बेलन के अंदर उसके अक्षों के लंबवत पूरी तरह से समाहित किया जाता है, यानी कि उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अभी आप देखिए जरा चित्र से बात को समझिए। एक बेलन तो ऐसे है, पहले आप यहाँ पे समझ लो, एक बेलन इस तरीके का है जो कि दूसरा बेलन है। अब इसके अंदर एक बेलन डाला जाता है इसके अक्ष के लंबवत, अक्ष इसका ऐसे है, सॉरी अक्ष इस तरीके से, इसके लंबवत ऐसे डाला जाता है। देखो मैं इसके अंदर रख के बताता हूँ, जो इसके अंदर पूरी तरह से फिट हो जाता है, यानी कि इस तरह से कुछ डाला गया है इसके अंदर दूसरा बेलन, ये दूसरा बेलन इसके अंदर इस तरह से डाला गया है। अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो बेलन डाला गया है अंदर उसकी त्रिज्या 4.5 है और हाइट है 12। तो जो बड़ा वाला ये बेलन है जिसके अंदर उसको डाला गया है उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि अगर इसकी 2D फिगर अगर हम बनाएं तो 2D फिगर कैसा बनेगा। देखो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा ऐसे, और उसके अंदर, सर्कल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, एक सर्कल दिखेगा और इसके अंदर ये जो बेलन है ये एक आयत जैसा आपको दिखेगा, यानी कि रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें ज़रा कौन क्या पार्ट हुआ ये ज़रा समझो। ऊपर वाला जो आप लाइन दिख रहे हैं ये वाला, ये लाइन किसके बराबर है, एक मिनट, ये जो आयत जैसा दिख रहा है आपको, ये कंप्लीटली यही वाला बेलन है जो अंदर डाला गया है, वही इस आयत जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, मैं दूसरे कलर में आता हूँ, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगा, ये तो हाइट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस बेलन की हाइट जो थी यही तो नीचे दिखेगी ऐसे 2D फिगर में। अब बेलन की जो दूसरा बेलन अंदर डाला गया है उसका हाइट कितना दिया था सवाल में, 12, यानी कि ये वाला तो 12 हो गया। अब बात करते हैं इस लेंथ की, ये लेंथ किसके बराबर होगा, ये होगा जो अंदर छोटा वाला बेलन डाला गया हो उसके व्यास के। क्यों उसके व्यास के बराबर हुआ, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो व्यास बन रहा है ऐसे,
वही व्यास आपको दिखेगा, या फिर आपको ऐसे भी दिख सकता है लेकिन व्यास ही दिखेगा। तो ये जो छोटा वाला लाइन है ये व्यास है एक्चुअली में। तो व्यास कितना हो जाएगा यानी कि डायामीटर कितना हो जाएगा, आप देखेंगे जब रेडियस 4.5 है, 4.5 अगर त्रिज्या था तो व्यास कितना हो जाएगा, उसका डबल यानी कि 9 हो जाएगा। और हमें रेडियस बतानी है बड़े वाले की। देखो ऊपर से जो सर्कल दिख रहा है इसी का रेडियस हमें बताना है, एक्चुअली में वही बड़े वाले बेलन का रेडियस होगा। तो इसमें हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं बीच से ये लाइन खींच देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर विकर्ण बन जाएगा आयत का, लेकिन ये व्यास भी बन जाएगा सर्कल का, और उसी का हमें रेडियस बताना है। अब देखो ये अगर 9 है ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 15 आ जाएगा। ट्रिपलेट आप ध्यान रख लो, 3 4 5 का 3 गुना है, तो ये 15 आ गया, और इसी का आधा हमें बताना है क्योंकि 15 तो व्यास है, तो त्रिज्या 15/2 होगा यानी कि 7.5। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। देखो लिखना काफ़ी कम है इसमें, जो बात है वो चित्र में है, और आशा है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया है, एक समगोलाकार बेलन है जिसकी ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार की त्रिज्या 14 है। बेलन के दो आधारों में से प्रत्येक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले काट लिए जाते हैं, तो आपको शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जरा ध्यान से बात को समझिएगा क्या है यहाँ पे। पहले फिगर में हम बात करते हैं। देखिए ये एक बड़ा सा बेलन है। अब ये कह रहा है कि इस बेलन के अंदर से दोनों आधार से, दोनों आधार का मतलब ये ऊपर वाला एक बेस हो गया, एक नीचे वाला, दोनों बेस से दो अर्धगोले काटे जाते हैं। तो दो अर्धगोले पहले तो काट देते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ से एक अर्धगोला, दो अर्धगोले, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, ऐसे काटा जाता है। नीचे भी ऐसे ही दो अर्धगोले कटने हैं, एक तो ये अर्धगोला हो गया एक दूसरा, और हर एक अर्धगोला सेम है। अब देखो काटने के बाद जो आपको क्या निकालना है, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल काटने के बाद शेष भाग जो रह जाता है। तो ऐसे में जब भी कटिंग की जाती है किसी भी सॉलिड की, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम तो रहता तो बस डायरेक्ट घटा लेते वॉल्यूम में, लेकिन एरिया की जब बात की जाए, सरफेस एरिया की, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर नया एरिया क्रिएट हो रहा है और कहाँ पर उसमें से कमी आ रही है यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें देखेंगे आप, जैसे मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये एक है सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार जो मैं, एक मिनट, नीचे वाला यहाँ पे बनेगा एक्चुअली में। तो ये जो चार मैं बना रहा हूँ ये चार कट के बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने का मतलब चार सर्कल्स तो बाहर जाएंगे, और ये जो नीचे वाला ऐसे बन रहा है, ये दोनों, ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है अर्धगोले का, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये एक्स्ट्रा बन रहा है। ऊपर वाले कट के सर्कल्स तो निकल रहे हैं, दो सर्कल्स ऊपर निकल जाएंगे और दो सर्कल्स नीचे, यानी कि चार सर्कल्स तो निकल रहे हैं। लेकिन साथ ही में ये जो गोला अंदर कटा है ये एक एरिया नया क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्रिएट होगा, फिर नीचे भी दो बार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्रिएट होगा। यानी कि ओवरऑल मैं आपको बोलना चाहूँ तो जो हमें एरिया निकालना है वो होगा, पहले से देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, तो पहले तो चार सर्कल्स माइनस करना पड़ेगा यानी कि 4πr² माइनस करना पड़ेगा। ये एक हो गया, दो, और नीचे ये तीसरा और ये चौथा, चार सर्कल्स हमने माइनस कर दिया। और साथ में हमें प्लस क्या करना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का दो अर्धगोला मिला के एक गोला बन जाएगा, नीचे का दो अर्धगोला मिला के एक गोला, यानी कि ओवरऑल दो अर्धगोले बन गए जिनका हमें सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो दो अर्धगोले का सरफेस एरिया हमें जोड़ना है, एक अर्धगोले का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², दो का अगर जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 8πr²। अब देखिए अगर मैं TSA लिखूं बेलन का, तो बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है 2πr इंटू में r+h। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो ये 2πr का मतलब सवाल में दिया है कितना 14, तो 14 और इंटू में r+h यानी कि 14 और 28 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। और फिर प्लस में देखो ये 8πr² में से 4πr² जाएगा तो 4πr² आपका प्लस में बच जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाई अभी कॉमन है, पाई कॉमन होने का मतलब जो आंसर होगा वो 11 से कट जाएगा। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप ये चेक करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर कि अच्छा देखो 11 से, चलो 11 से ही चेक कर लेते हैं, वरना मैं 4 से ही चेक करने वाला था क्योंकि इसमें भी 4 है और राइट साइड वाले में भी 4 है। लेकिन 4 से चेक करने के क्रम में केवल एक ही ऑप्शन आउट हो रहा है, बाकी के सारे ऑप्शन 4 से कट जाएंगे। तो 11 का मल्टीपल हम ढूंढ लेते हैं। देखो 9 3 12 और 6 6 12, ये बराबर आ गया, यानी कि ये 11 से कट रहा है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 9 3 12 ये नहीं कटा, और ये 4 3 7 6 4 10 ये भी नहीं कटा। ऑप्शन बी कट जा रहा है। अगर आपको पूरा आंसर चाहिए तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आशा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अगर समझा पा रहा हूँ तो जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपको बात समझ में आ जा रही है, वरना आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है समझने में और कितना डिटेल में जाना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि समान त्रिज्या वाले दो गोले को किसी ठोस घन जिसकी भुजा है 12 + 4 √3 सेंटीमीटर, इससे काट लिया जाता है और काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे केस में प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है जो काट के निकाला गया है। अब आयतन निकालने के लिए सबसे मेन बात कि आपको क्या चाहिए भाई, रेडियस चाहिए। तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा हमें। चलिए देखिए, पहले चित्र बनाने की कोशिश करते हैं कि चित्र में क्या आएगा। देखिए पहले तो हम एक क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि क्यूब के अंदर से ही काटना है। तो एक बड़ा सा क्यूब बनाएंगे ताकि चित्र में कोई दिक्कत ना आए। देखिए एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब इस क्यूब के अंदर कह रहा है कि इसमें से दो गोले काटने हैं, यानी कि स्फेयर्स काटने हैं आपको। तो और वो भी डायगोनली कट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतम आयतन आपको बताना है। यानी कि मैक्सिमम आप बड़ा से बड़ा गोला काटिएगा अंदर से, तभी उसका आयतन भी ज़्यादा होगा। और बड़ा से बड़ा गोला काटने के लिए आपको डायगोनली काटना होगा। डायगोनली काटने का मतलब क्या है, मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। एक तो मैंने स्फीयर ऐसे कट कर दिया और दूसरा इसी के ये डायगोनली कट हुआ, ठीक है। डायगोनली का मतलब इस तरीके से आप अच्छा मान लो, अगर मैं 2D फिगर में बात करूं, अगर ये आयत होता आपके पास रेक्टेंगल, अब आपको दो गोला काटने के लिए बोला जाता है ताकि वो बड़ा से बड़ा हो, या जैसे छर रखने के लिए बोला जाता है कि लंबा से लंबा रड कैसे रखेंगे आप, तो डायगोनली हम रख देते हैं। वही केस यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देखो, आपको इसका रेडियस बताना पड़ेगा। रेडियस के लिए या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता हो, या फिर फार्मूला पता नहीं है तो देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक तो पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्यूब एक। तो क्यूब कैसे बनाएंगे, मान लो एक मैंने ऐसे क्यूब ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक क्यूब मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरीके, कुछ पूरा क्यूब नहीं बना है एक्चुअली में, नीचे से भी ऐसे आएगा और ये ऐसे होगा। मैंने एक क्यूब बना दिया यहाँ से, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ज़रूर से समझिए। अब देखिए इसमें होगा क्या आपको कि ये पूरा डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इस क्यूब का डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा जो कि सेंटर तक जा रहा है। अब देखिए इसको मैं 2D में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब देखिए 2D के लिए मैंने एक यहाँ पे इस रेक्टेंगल जैसा बना दिया है, क्योंकि ये अच्छा ये घन है, चलो घन है तो घन जैसा ही बनाते हैं, रेक्टेंगल जैसा बनाने से फ़ायदा नहीं है। घन है तो हमें एक वर्ग बनाना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर जैसा। तो मान लो मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे बना दिया। अब इसके अंदर हमें दो गोले काटने थे, तो 2D के अंदर मैं वृत्त काट के आपको दिखा देता हूँ। दो हमें सर्कल्स मिलेंगे 2D के अंदर, ठीक है। तो ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, जो कि डायगोनली मैंने कट कर दिया। अब इसमें मैंने बोला कि हमें यहाँ से डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसी के थ्रू हम रेडियस निकाल पाएंगे। तो ये डायगोनल निकालने के लिए मैंने क्या किया पहले कि यहाँ पर एक घन अलग से बना दिया। एक्चुअली में ये 3D फिगर में तो घन कहलाएगा क्यूब, लेकिन 2D में ये एक स्क्वायर ही बन गया। अब अगर ये स्क्वायर बन गया, हालांकि ये घन है, इसी का मैं 2D फिगर बना रहा हूँ इधर, तो आप ये देख के बात समझिएगा कि ये जो मैं बनाया हूँ अंदर ये वाला स्क्वायर जैसा दिखने में है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है, वो है क्यूब, यानी कि घन। तो अब अगर मैं टोटल डायगोनल की बात करूँ तो केवल यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल बोलूँ तो ये कितना होगा। देखो इसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि अगर ये रेडियस आर है, ठीक है, ये सारा रेडियस रेडियस के इक्वल होगा, आर आर होगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये आर है तो डायगोनल ये कितना हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा √3 और इंटू में आर, यही होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर एक आप बनाएंगे, एक यहाँ पर भी क्यूब बनाएंगे, तो इसका भी डायगोनल कितना आएगा दोस्त, ये भी आएगा √3 और इंटू में आर। और बीच की जो लाइन रहेगा, ये बीच की लाइन किसके बराबर होगी, ये 2r के बराबर होगी। ये क्लियरली पता चल रहा है चित्र से ही 2r होगा ये। तो ओवरऑल जो डायगोनल बन गया वो कितना बन गया दोस्त, 2r और प्लस में 2 बार √3। 2r बना और प्लस में 2 बार √3। तो 2 बार √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो मैंने 2r लिख दिया और प्लस में 2 बार √3 यानी कि 2√3 और इंटू में r। और ये किसके बराबर होगा, पूरे डायगोनल के बराबर होगा। तो पूरा डायगोनल हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा जो बड़ा वाला घन है उसका साइड अगर है 12 और प्लस 4 √3, तो हम डायगोनल कैसे लिखते हैं, √3 से गुना करते हैं घन का डायगोनल, यानी कि विकर्ण, घन का विकर्ण √3 इंटू में साइड। इसको अगर √3 से गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगा कितना, 12 और √3 और प्लस में फिर 12 बनेगा 12। देखो इसको मैं डायरेक्ट √3 से गुना करके लिख दिया हूँ साइड को। √3 से गुना करेंगे तो 12 √3 और प्लस में √3 को √3 से कीजिएगा तो 3 और 4 तियाँ 12 आ जाएगा। अब यहाँ से आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं या इक्वेट कर लो। 2r अगर 12 के बराबर है तो r किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। इसको भी अगर इसके बराबर करोगे तो √3 कट जाएगा, फिर 2r 12 के बराबर हो जाएगा तो r 6 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के रेडियस हमारे पास निकल के आ गया है कितना, 6। अब अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 और पाई r क्यूब कर देना है और कुछ नहीं। चलिए तो मैं इसको कट कर देता हूँ और आगे सॉल्व कर देता हूँ। अब
देखिए अब हमें केवल निकालना था 4/3 और पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को मैंने लिख दिया 22/7, या पाई को देखो ये वैल्यू जो है ये कुछ दूर दूर वैल्यू है, तो दूर दूर होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, दूर दूर होने के कारण मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शंस दूर दूर हो तो हम पाई की वैल्यू डायरेक्ट 3 रख लेते हैं, क्योंकि 3.14 तो होता ही है और ये लगभग 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा छोटा वैल्यू है, ये जरूर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 3 रख दिया पाई के बदले में, 4/3 पाई के बदले में 3, और इंटू में आर का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब लिखना था, तो 4/3 पाई के बदले में मैंने 3 रख दिया। आर क्यूब के लिए मैं रख दूंगा 6 का क्यूब यानी कि 216। अब ये 3 से 3 कट गया और इसको गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 और 2 चौके 8, 864 के करीब आ रहा है। अब देखो 864 के करीब हमारा आंसर आया, लेकिन ये ध्यान रखना ये कब आया, जब पाई को मैंने 3.14 के बदले केवल 3 रखा था, यानी कि आंसर हमारा थोड़ा कम आया है। अब इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर होगा। पहला बात तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल के सारे ऑप्शंस गलत हैं, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 904 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और यही अपना सही आंसर होगा। फिलहाल अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे 966 को मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो भी गलत है। जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आएगा वो 904 पॉइंट समथिंग आएगा, आप चेक कर लेना। और 904 पॉइंट समथिंग अगर ऑप्शन में होता तो भी हम आंसर आराम से मार्क कर सकते थे कि आंसर हमारा 864 से थोड़ा बड़ा होने वाला है। ठीक है, और वो हो जाता 904 अपना आंसर। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार ऑप्शंस गलत मिले आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें दोस्त, अगले सवाल में यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 खिलौने हैं, जिनमें से पहला बेलन जैसा है, दूसरा अर्धगोले जैसा है और तीसरा शंकु जैसा है, और तीनों खिलौनों का आधार समान है यानी कि बेस सेम है। प्रत्येक खिलौने की जो हाइट दे रखी है वो 2√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे आपको बोल रहा है कि बेलन, अर्धगोले और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है, टोटल सरफेस एरियाज का रेशियो आपको बताना है। तो सबसे पहला काम रेशियो अगर बताना हो 3 चीज़ का, तो आप किसी 2 ही चीज़ का रेशियो देखो जो अलग अलग वो ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा पहले आपको। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले दोनों का जो रेशियो है वो तो सेम मिल जा रहा है ऑप्शन में, तो हम पहले और लास्ट वाले का रेशियो देखते हैं। पहले और लास्ट वाले का जो रेशियो है वो हर एक ऑप्शन में अलग अलग है। आप देख रहे हैं पहले और लास्ट वाले का रेशियो अलग अलग है, तो मैं पहले और लास्ट वाले के रेशियो पर ही काम करूंगा। पहला क्या है, बेलन है, और लास्ट वाला क्या है, शंकु। तो बेलन और शंकु का टोटल सरफेस एरिया मैं निकालूंगा। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आधार सबका समान है। आधार समान होने का मतलब रेडियस सबका सेम है। अगर सबका रेडियस सेम है तो मैं रेडियस को 1 मान लेता हूँ, और प्रत्येक खिलौने की जो हाइट है वो भी 2√2 दे रखी है, यानी कि हाइट भी सबकी सेम दे रखी है। तो मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगा 2√2 को लेकर के, मैं सबकी हाइट भी मान लेता हूँ 1, क्योंकि मुझे एक्चुअल आंसर नहीं निकालना है, मुझे रेशियो निकालना है। और सबकी हाइट अगर सेम है तो सबकी हाइट सेम, आप 2 मान लो, 4 मान लो, या जो दिया है वही रख लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो सबकी हाइट मैंने 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, मैंने बोला था कि बेलन और शंकु का टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr और इंटू में r+h। तो r+h को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 हो जाएगा। और नीचे मैं लिख दूंगा शंकु का। तो शंकु का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया πr इंटू में r+l होता है, तो πr, और इंटू में r+l लिखेंगे। तो देखो r तो एक है, l का पता नहीं है, तो l पहले लिख लो। l कितना होगा यहाँ पे, √2 होगा, r² + h² होता है, तो √2 हो गया। तो अगर l के साथ आपको r को जोड़ना है तो ये कितना आ जाएगा, √2 और +1 आ जाएगा, l+r। अब यहाँ से देखो πr से πr कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 और नीचे आ जाएगा √2 + में 1। तो आप देख लो पहला और लास्ट का रेशियो कहाँ पर, 4:√2 + 1 है पहले ऑप्शन में। ठीक है, बीच वाला तो हमें लेना नहीं है, 4 और अनुपात √2 + 1 पहले ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो पहला अपने आंसर है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, कभी भी बीच में छोड़कर मत भागिए। और जहाँ तक हो सके आप ऑनलाइन वीडियो को चलाने की कोशिश कीजिए, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ये आपके लिए आपकी एक जिम्मेदारी है, जैसे मैं आपका काम कर रहा हूँ वैसे आप भी मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। कम से कम आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप वॉच कीजिए ऑनलाइन वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखिए। और मैं काफ़ी आपसे अभी कह देता हूँ कि एग्ज़ाम आने से पहले 1 महीने पहले से ज़्यादा, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही, मुश्किल से आगे आने वाले आपके 1 महीने में ये सारे क्वेश्चन तो मैं ख़त्म कर दूंगा जो 2011 से 2018 तक के हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पेड कोर्स के जो क्वेश्चन हैं, जो भी मेंस का चल रहा है पेड कोर्स लोगों के, उन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और आपके सामने बिल्कुल ला के कराऊंगा, प्रूफ लाइव भी दूंगा कि वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही लोगों के क्वेश्चन है। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं।
चलिए अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है दोस्त कि एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। काफ़ी आसान सवाल है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको 1 से 2 दिन बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाला हूँ। उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और वो ज़रूर से आपके मेंस के लिए लाभदायक होगा, तो आप ज़रूर से बने रहिएगा। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 से 2 दिन में शुरू होगी और उसमें मैं 2011 से 18 वाला अभी सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, वो होगा बेसिक टू एडवांस बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन भी सारे पेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक भी आपको छोटा और मोटा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन हर एक तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट में बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोऑर्डिनेट लगभग 10 घंटे की बनेगी पूरी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लगभग 10 घंटे की वीडियो आपको यूट्यूब पे अभी नहीं मिलेगी कहीं भी कोऑर्डिनेट की, ठीक है। किसी ने पेड कोर्स में भी अभी 10 घंटे की नहीं पढ़ाया होगा आपको कोऑर्डिनेट, और मैं आपको 10 घंटे की पूरी वीडियो दूंगा जो कि कोऑर्डिनेट का होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं उसमें आपको करा दूंगा। देखिए इस सवाल में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ठोस घन को 27 समरूप भागों में काटा गया है। देखिए अगर 27 भागों में काटा गया है तो आप ये मान लीजिए कि जो बड़ा वाला क्यूब है, बड़ा घन, उसका जो वॉल्यूम है उसको हम 27 मान लेते हैं। बड़े घन के वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ कि वो 27, हमने मान लिया कि 27 यूनिट वॉल्यूम होगा। अब इसको अगर आप 27 छोटे छोटे घन में काटेंगे तो जो हर एक छोटा घन आएगा उसको मैं वी डैश लिख देता हूँ, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा दोस्त, 1 होगा। क्यों 1 होगा, मान लो आपने एक बड़ा सा घन लिया जिसका वॉल्यूम है 27, अब इसको 27 अलग अलग टुकड़ों में काटोगे तो हर एक टुकड़े का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 27 को आप वापस जोड़ दोगे तो वापस एक बड़ा घन मिल जाएगा जिसका वॉल्यूम वापस 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि बड़े वाले घन का वॉल्यूम 27 मान लिया और हर एक छोटे वाले घन का वॉल्यूम इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले को हम 27 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो आ चुका है कि वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 27:1 है। तो यहाँ से हम साइड का रेशियो लिख सकते हैं। साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे, अब क्यूब रूट लेना पड़ेगा, आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 3, और 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि साइड का रेशियो 3:1 है। और हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करना है तो एरिया का अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो आपको पता है कि स्क्वायर कर देते हैं साइड को, तो स्क्वायर करेंगे तो 9:1 आ जाएगा, यानी कि एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:1। अब ये ध्यान रखना, ये है बड़े वाले का एरिया और ये हर एक छोटे वाले का एरिया है। एक का, छोटे वाले में एक घन का ये एरिया है और छोटे वाले घन है कितने, 27 घन है। छोटे वाले 27 घन काटे गए हैं, तो अगर एक घन का एरिया 1 यूनिट है तो 27 घन का एरिया कितना हो जाएगा, 27 यूनिट। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेशियो लिखा है ये 27 है पूरे बड़े वाले का घन का वॉल्यूम, और एक जो है ये है एक छोटे वाले का, ठीक है, एक छोटे वाले घन का वॉल्यूम, ना कि 27 का, क्योंकि अगर 27 को वापस मिला देंगे तो वापस वॉल्यूम 27 ही बन जाएगा। तो ये एक छोटे वाले घन का वॉल्यूम था और यहाँ से एक छोटे वाले घन की साइड 1 आ गई, तो एरिया भी कितना आ गया, 1। अब देखो हर एक छोटे वाले घन का अगर एरिया 1 है तो वैसे 27 घन बने थे, तो 27 घनों का एरिया कितना हो जाएगा, 27 यूनिट। और आपको पता है कि बड़े वाले घन का एरिया कितना है हमारे पास, 9 यूनिट। और काटने के बाद सबका जो एरिया बन गया है वो 27 बन गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वृद्धि हो गया, तो आप देखेंगे 18 की वृद्धि है। कितने पे, 9 पे, और गुणा में 100 करेंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 9 दूना, ये कटेगा ना, 9 दूना 18, और 2 को आप 100 से गुणा करोगे तो 200% की वृद्धि आएगी। आसान सवाल था, थोड़ा आपको रेशियो समझना पड़ेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक समवर्गाकार पिरामिड है, ठीक है, जिसके आधार की भुजा है 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक सम त्रिभुजाकार पिरामिड बनाया गया, यानी कि दोबारा भी पिरामिड ही बना है, जिसका जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसके समबाहु आधार की भुजा है, यानी कि जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसका जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10√3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो नए पिरामिड बनाए गए हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है जब भी संख्या निकालना होता है और एक चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है, तो मैंने बोला था कि वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। तो पहले वाले का अगर आपने आयतन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पिरामिड का आयतन 1/3 और फिर बेस का एरिया और इंटू में हाइट, तो 1/3, एक मिनट, यस, 1/3। बेस का एरिया अगर लिखना है तो पहले वाले में बेस कैसा था, वर्ग जैसा था। समवर्गाकार का मतलब बेस वर्ग था जिसकी साइड 20 थी, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमें लिखना है एक्चुअली में, तो वर्ग की भुजा अगर 20 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400, और गुना में हाइट कितनी है, 45, और इक्वल टू में आप देखेंगे, हम मान लेते हैं कि नए वालों की संख्या अगर n होगी तो n इंटू में उनका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम उनका भी 1/3 ही आएगा क्योंकि वो भी पिरामिड है, और बेस का एरिया ही आएगा। तो बेस में समबाहु त्रिभुज है इस बार जिसका भुजा 2 है,
समबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर भुजा 2 होता है तो एरिया √3 होता है। यहाँ पर भुजा 10 है, 5 गुना है तो एरिया 25 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 √3 आएगा एरिया। या फिर आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इंटू में हाइट हमारा कितना है 10√3 है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इस 3 से ये दोनों √3 तो गया, पहला बात, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि और कुछ कटाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 3 से 15 या 45, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन ए। अब आप यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि 3 का मल्टीपल तो ऑप्शन सी भी है, लेकिन ऑप्शन सी दोस्त 9 का भी मल्टीपल है, आप देख रहे हैं। और इसमें 9 कहीं नहीं बचा है अब, क्योंकि इधर से 3 तो कट ही चुका है, इधर 9 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा है, केवल 15 है जो कि 3 का ही मल्टीपल है। तो 3 का ही मल्टीपल आएगा, 9 का नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन ए बच जाएगा। वैसे कटाना भी बड़ा बात नहीं है, ठीक है, आप कटा भी लोगे तो ये कट के और आपको ईजिली मिल जाएगा 24 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार है समबाहु त्रिभुज, और त्रिभुज की भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की हाइट भी आपको दे रखी है 20√3, और आयतन बताना है। प्रिज्म का आयतन मैंने बोला था कि आप बेलन के आयतन से इक्वेट कर लो, ये πr² होता है बेलन में, जो कि ये है आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। तो प्रिज्म का जो क्षेत्रफल बनेगा वो आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई बनेगा। प्रिज्म का वॉल्यूम, क्षेत्रफल मैंने बोल दिया था उसके लिए सॉरी। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा आयतन, वो आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, बेस एरिया इंटू में हाइट होगा। तो बेस एरिया हम कैसे लिखेंगे, देखो बेस का जो साइड है वो है 15, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4, और इंटू में साइड का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और गुणा में हमें क्या लिखना है हाइट। तो हाइट कितनी है 20√3, तो यहाँ पर मैंने 20√3 लिख दिया। ये 4 × 5 = 20 बन जाएगा। देखो ये 225 तो है ही, और साथ में ये √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 और 5 यहाँ 15 और आ जाएगा। तो कुल मिला के ये 15 का क्यूब आ गया 3375। ये आप ध्यान रखिएगा, 15 का क्यूब 3375 होता है, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर था ही, ये भी 15 है, तो 15 का क्यूब मैंने डायरेक्ट 3375 लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक शंकु की ऊंचाई 45 है, आधार जो है ऐसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा काट दिया जाता है, और वो भी आधार के समानांतर काटा जाता है। यदि शंकु का आयतन जो है, छोटे शंकु का आयतन जो नया शंकु कट के बनेगा उसका आयतन है 18,480 सेंटीमीटर क्यूब, तो मूल शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए पहले आप डायग्राम से एक बात समझ लीजिए, हालांकि इस चित्र में डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि क्या है यहाँ पे कंडीशन। देखिए एक शंकु ऐसे हमने बना दिया लेट से, अब इसमें ये कह रहा है कि इसको आधार के समांतर काटा गया है, ठीक है, आधार के समांतर किसी तल से काट दिया गया है, मान लिया कि यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब इसको ही अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँ तो आपको पता है कि टोटल हाइट 45 थी, जिसमें 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है, यानी कि टोटल हाइट अगर 45 थी और 15 की हाइट से काट दिया गया तो ऊपर वाला हाइट कितना रह गया होगा। तो आप बोलेंगे 45 में से 15 घटा लो, ऊपर वाला जो हाइट बच गया वो 30 बच गया। बचा कि नहीं बचा, टोटल हाइट 45 था, उसमें से 15 की हाइट से अगर आप काटेंगे तो ऊपर वाला जो नया शंकु बन रहा है ये वाला, इसकी हाइट कितनी रह जाएगी 30। अब देखो हमारे पास हाइट का रेशियो है, हाइट का रेशियो कितना है, छोटे वाले शंकु अगर मैं लिखूं तो छोटे वाले का हाइट अगर 30 है तो बड़े वाले का हाइट कितना है 45। ये आप काट देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये 2 से 15 दूना 30, और ये 2 से 15 बार में, ये 3 से 15 बार में, यानी कि हाइट का रेशियो 2 और 3 आ गया। अगर हाइट का रेशियो ये है तो वॉल्यूम का रेशियो हम लिख सकते हैं, क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी कि हमें ये पता चल गया अब कि छोटे का वॉल्यूम अगर 8 है तो टोटल का वॉल्यूम कितना होगा 27, और छोटे वाले का वॉल्यूम आपको दिया है सवाल में कितना 18,880, यानी कि 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 18,480, और हमें 27 की वैल्यू निकालनी है। एक बात तो समझ लो कि 27 की वैल्यू निकालने का मतलब आंसर 9 से कटेगा, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लास्ट 2 डिजिट पे जा सकते हैं। अगर मैं 0 छोड़ के बात करूं तो लास्ट में देखो 8 लाने के लिए आपको 1 से गुना करना पड़ेगा, तभी लास्ट में 8 आ सकता है। 8 को 1 से गुना करोगे तभी तो 8 आएगा, तो 7 को भी हम 1 से गुना कर देते हैं तो लास्ट में 7 आएगा 0 हटाने के बाद, और ऐसा है ऑप्शन डी में। या लास्ट 2 डिजिट आप 0 से ही गुना कर लो डायरेक्ट 10 से, तो लास्ट 2 डिजिट आपको 70 मिलेगा, ऑप्शन डी। बाकी आप कटा के चेक कर सकते हो, पूरा आंसर मिल जाएगा। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंबवत वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो जो है वो 2:5 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू हो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको वॉल्यूम बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि आयतन क्या होगा। देखिए आपको ध्यान से ज़रा समझने की ज़रूरत है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेशियो किस चीज़ का दिया है, टोटल सरफेस एरिया का
पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और साथ में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो आप बोलेंगे 2πr/h होता है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो आप बोलेंगे 2πr और इंटू में r+h होता है। ठीक है, 2πr और इंटू में r+h। तो कुल मिला के 2πr और 2πr कट जाना है तो h और r+h का रेशियो बनेगा, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ कि h और r+h का रेशियो आएगा, और कितना आएगा, ये 2/5 आएगा। ये आप हमेशा इतना ही लिखना जब भी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात है, और ये ज़्यादातर मिलेगा अभी आपको आगे सवालों में, तो हम डायरेक्ट h/r+h लिख देते हैं। अब एक बात समझो यहाँ से कि अगर h 2 है भाई तो इसमें भी h 2 होगा, अगर h यहाँ पर 2 है तो r कितना होगा, 3, तभी तो नीचे 5 बनेगा। ठीक है, यानी कि h 2 यूनिट है तो r 3 यूनिट है, यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस बात को आप चाहे तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब एक बात जरा समझो आप कि ये जो 5 यूनिट आया था ये किसका आया था, नीचे हमने टोटल सरफेस एरिया लिया था, यानी कि 5 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, रेशियो में नीचे वाला ये टोटल सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया सवाल के हिसाब से है 30/80। तो 5 की वैल्यू अगर 30/80 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5×6 = 30 और 16×5 = 80। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 616। अब जरा ध्यान देना एक बात आप कि जो बेलन है हमारे पास, ये पूरा बेलन है, मैं दूसरे कलर में आता हूँ अभी। देखिए ये बेलन है हमारे पास। अब इस बेलन में आपको जो दे रखा था, ये दे रखा था कि ये 5 यूनिट है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसमें से 2 यूनिट जो है वो केवल कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये जो साइड वाला है, ये केवल ये साइड वाला हमारे पास 2 यूनिट है। अब जरा बात समझना कि केवल ये साइड वाला 2 यूनिट है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। ये साइड वाला अगर 2 यूनिट है तो जो 3 यूनिट बच रहा है, 5 तो टोटल है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 5 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट केवल कर्व्ड सरफेस एरिया है यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अगर वक्र पृष्ठ के लिए मैं 2 यूनिट छोड़ दूं तो बाकी बचेगा बेस का एरिया और प्लस टॉप का एरिया। आपने पढ़ा होगा कि टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CA से, और प्लस में बेस का एरिया और इंटू में 2, यही होता है। प्रिज्म में या बेलन में जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 2πr/h और प्लस में 2πr²। ये बात आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर 2πr/h हमारे पास ये केवल 2 यूनिट हो गया तो जो 3 यूनिट बचा ये बचा 2πr²। ठीक है, 2πr² का मतलब क्या हुआ, मैं आपको डायग्राम में ही ये बात लिख देता हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़रा दिमाग खोल के बैठिएगा। 2 यूनिट केवल साइड साइड का एरिया होगा तो बेस और टॉप का एरिया हो गया हमारे पास 3 यूनिट, यानी कि केवल टॉप का या बेस को मैं लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 यूनिट होगा। नीचे वाला भी 3/2 और ऊपर वाला भी 3/2, तभी टोटल मिलके 3 यूनिट होगा, यानी कि 3/2 जो है ये πr² की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 616 आ चुकी है तो अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट कि 3/2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो अगर इसको आप 3/2 से गुना कराते हैं तो ये आपको कितना दे देगा, आप काट के देख लो। 2 से आपको काटना पड़ेगा, 2 × 6 और 8 × 16 और 8 × 24, और फिर ये अपना बन जाएगा। या फिर हम गुना नहीं कराते हैं, डायरेक्ट 2 से काटेंगे इसको और 3 से, तो ये बन जाएगा अपने पास, चलो लिख ही लेते हैं 161 और इंटू में 3/2। अगर आप 2 से काटते हैं तो ये बना था 308। ठीक है, अच्छा देखो 308 जो है ये 154 का कितना गुना है भाई, 2 गुना है। 154 का 2 गुना है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आई है ये 154 गुना में 4 आई है। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको 154 गुना में 6 एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और इसमें से मैं 1-2 बाहर काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 154 गुना 6। अब देखो πr² की वैल्यू हमारे पास आ गई है 154 गुना में 6। अब एक बात आप यहाँ से डायरेक्ट r की वैल्यू लिख सकते हैं। 154 के फॉर्म में मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से r लिख सकते हैं अब। ठीक है, आपको पता है कि ये πr² की वैल्यू है, और πr² की वैल्यू को अगर मैं 154 की मल्टीपल में ला सकता हूँ तो यहाँ से r लिखना ईजी हो जाएगा। अब देखो केवल 154 रहता तो r 7 होता, लेकिन ये 154 का 6 गुना क्षेत्रफल है तो त्रिज्या √6 टाइम्स हो जाएगा, बस ईजी है। तो r की वैल्यू 7√6 आ गई, तो यहाँ से मैं h की वैल्यू भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। r की वैल्यू इतनी है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट निकाल लो। ये 3 यूनिट की वैल्यू है तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है क्योंकि h 2 था। 3 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3 होगा, और 2 यूनिट की वैल्यू 7 दूना 14√6 और बटे में 3 होगा। अब देखो हमने r निकाल लिया, h निकाल लिया, r और h निकाल दिया, तो हमें आयतन बताना है बस। r है 7√6 और h है 14√6 बटे में 3। अब यहाँ से वॉल्यूम बताना है तो डायरेक्ट मैं वॉल्यूम लिखूंगा πr²h। अब जरा आप ध्यान से देखना, πr²h का मतलब हुआ हमारे पास, पाई का मतलब तो 22/7, r² का मतलब 7×7 = 49 और गुणा में 6, और h का मतलब ये ऊपर वाला जो दिया है ये
तो यहाँ से एक बात मैं कह सकता हूँ कि 11 तो नहीं कटने वाला है यहाँ पर, 11 तो बच ही जाएगा। अगर 11 बच जाएगा तो हम 11 का मल्टीपल ही ढूंढ के देख लेते हैं जरा, कौन सा 11 से कट रहा है। दूसरा बात आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये 3 से भी कटेगा, क्योंकि ऊपर 6 है हमारे पास, ठीक है। तो चलो पहले हम 11 का मल्टीपल ही देखते हैं कौन कौन सा है। लास्ट से अगर आप शुरू करते हैं तो 6 2 8 4 4 8, वाह लास्ट वाला भी कट गया। और ये 5 4 9 5 2 7 ये तो नहीं कटा, और ये 3 2 5 ये भी नहीं कटा, और ये हमारा 4 और 1 5 3 2 5, दो ऑप्शन हमारे पास हैं जो कि यहाँ पे कट रहे हैं किससे, 11 से कट रहे हैं। अच्छा एक और बात आप देखिए जरा, यहाँ पे 6 है हमारा, अच्छा 7 से भी तो कटेगा, क्योंकि 49 है तो 7 से एक ही 7 तो कटेगा, 7 से भी कट जाएगा। तो आप 7 का मल्टीपल भी देख लो, जो 2 बच जाता है इसमें 7 के मल्टीपल देख लेते हैं। लास्ट का ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो 7 छक 42, और बच जाएगा 5 और 4, तो 7 सत्ते 49, और फिर बचेगा हमारे पास 5 और 2, ये 7 से नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, यानी कि ऑप्शन ए अब हमारे पास रह गया इकलौता जो कि हमारा आंसर हो सकता है। बस तो मल्टीपल ढूंढने की कोशिश कीजिए, पूरा गुना करने से अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही 2% से बढ़ा दिया जाता है तो आयतन लगभग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे कंडीशन में आपको सक्सेसिव 3 बार लगाना पड़ेगा, यानी कि 2% के साथ पहले 2% का निकालिए, फिर इसका जितना आएगा इसका कितना आ जाएगा, 2 दूना 4.16, इसका एक बार और 2% के साथ आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि इतना प्लस 2 और प्लस फिर ये 16 दूना हो जाएगा 32, और 4 दूना 8 और बट्टे में 100, यानी कि 8.32। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली में ये 8.32 ही लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए तो 4 और 2 6, और पॉइंट में ये कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 3 और 1 4, और 3 और 1 4 कैसे आ गया, 6 2 8, 3 और 1 4, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो बात फिक्स है। चलो पूरा जोड़ ही लेते हैं। ये हमने गुना सही किया है ना, 16 दूना 32 और 4 दूना 8, 2 दूना 4, और फिर अच्छा यहीं पर गुना है ना, यहीं पर गलती कर दी है हम लोग ना। ये आएगा 2 दूना 4, और पॉइंट में फिर 2 का स्क्वायर 0.4 आएगा। इसका हमें 2% के साथ निकालना पड़ेगा एक बार और सक्सेसिव, तो इतना प्लस 2 होगा, और प्लस में इसका डबल तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 0 का 0, 4 दूना 8, और 0.008, 0.808 एक्चुअली में। तो एक और 0 आएगा ना पहले में, यहाँ पे भी एक 0 आएगा और पॉइंट आएगा। अब इनको आप जोड़ लीजिए तो 4 और 2 6 हो गया, और फिर 8 4 12 का 2, और 1208। देखिए मैं फाइनल वैल्यू ही आपको बता देता हूँ, ये आएगा 6.1028। ठीक है, देखो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको ये इतना आएगा। एक्चुअली में जोड़ के आप देख लेना, शायद कहीं गलती हो रहा है। 8 का 8, 0 का 0, 8 4 12 का, तो सही तो है, जोड़ेंगे तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी, और इसका मतलब है ऑप्शन सी। आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में ये काफ़ी फ़ायदा करता है। अगर रेट आपको 2% दे दिया और 3 साल के लिए निकालना हो तो ये आपको याद है, तो आप काफ़ी जल्दी मार कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले को 3 कटाव द्वारा प्रत्येक अक्ष पर एक कटाव लगाना है आपको, और 3 कटाव लगाकर 8 समरूप भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी ध्यान से समझिएगा जरा, चित्र बनाना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है 2D फिगर में। देखिए पहले तो एक गोला है, मैंने ऐसे गोला बना दिया। अब इसको तीनों अक्ष द्वारा काटा जाता है, यानी कि एक बार तो बीच से ऐसे काटा जाएगा, एक बार ऊपर से ऐसे काटा जाएगा, और एक बार और फिर सामने से काटा जाएगा, जो कि चित्र में बना पा रहा थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे मैं चित्र आपको बना देता हूँ। अब इसमें से देखिए, अगर इसमें से आप एक यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो उसी का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि कितना होगा। अच्छा एक बाहर निकलेगा तो वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। बना पाना तो मुश्किल है भाई, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। कुछ इस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पे एक कटाव होगा, एक अंदर होगा, और एक दूसरे साइड होगा, जो कि दिखा पाना मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए टोटल इसी का आपको सरफेस एरिया बताना है कि ये जो कट के बाहर निकला हुआ है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। अब ज़रा आप ध्यान से एक बात समझो कि इसका अगर सरफेस एरिया मुझे निकालना हो तो मैं क्या क्या निकालूंगा। पहले तो ये वाला एरिया निकालूंगा, छोटा वाला। इसमें 1 मिनट आप इसी में देख लो, इसको हटाओ, अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से एक की मैं बात करता हूँ, तो देखो ये एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, एक तो ये, ठीक है,
और वैसा ही नीचे भी है, तो नीचे वाला भी एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। और एक और एरिया होगा जो कि बीच से आप यहाँ पर मान लो कोई चीज़ रख के और बीच से सीधा सीधा काटोगे, तो ये बीच से कटेगा तो एक एरिया आपको वैसा ही और मिलेगा। वही चित्र में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, कि ये कटने के बाद कैसा निकलेगा बाहर। 2D फिगर में थोड़ा मुश्किल है ये दिखा पाना, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे जैसे मैंने 2 एरिया मार्क किया है चित्र में, वैसे 3 एरिया बनेंगे। आप काट के देख सकते हैं, किसी ठोस गोले को लेकर के, आलू वगैरह को लेकर के, और 8 भागों में ऐसे काटिएगा तो आपको एक जो प्राप्त होगा वो कुछ इसी तरीके का प्राप्त होगा। चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, ठीक है। इसको बीच से जब ऐसे काटेंगे ना यार, इसको जब बीच से ऐसे काटोगे तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा कि एक आपको परत और मिल जाएगा, एक लेयर और मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अगर हमें सरफेस एरिया बताना है तो क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक तो ये साइड वाला जो है इसको लिखना पड़ेगा। ये साइड वाला क्या है, तो आप बोलेंगे ये है पूरे गोले का चौथाई हिस्सा है, ठीक है। तो पूरे गोले का देखो चौथाई हिस्सा तो है, लेकिन बीच से एक बार और काटना है तो 1/8 हो गया, यानी कि 8वां हिस्सा हो गया। पूरे गोले का अगर सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 4πr², लेकिन इसका 8वां हिस्सा है केवल ये वाला। अभी जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें ये केवल चौथाई हिस्सा ही है, लेकिन जब बीच से ऊपर आप ऐसा एक रख करके कोई चीज़ ब्लेड रख के और बीच से सीधा नीचे उसको लाते हुए काटोगे, तो जब वो बीच से कट जाएगा तो ये केवल 8वां हिस्सा ही रह जाएगा। अभी तो चौथा हिस्सा है, लेकिन उसको वापस 2 भाग में काट देना है, ठीक है। ये जो चौथा हिस्सा है उसको एक बार और काटना है, तब जाके वो 8वां हिस्सा बन जाएगा। अब प्लस में ये जो सरफेस मैंने चित्र में दो दिखाया है, ऐसा 3 सरफेस बनेगा। 2 तो अभी जो दिख रहा है वो, और एक जब ब्लेड से आप ऊपर से नीचे काटेंगे तो एक और बन जाएगा, यानी कि 3 ऐसा बनेगा। और ये है क्या, ये अर्धवृत्त का भी आधा है, ठीक है, यानी कि ये πr²/4 है एक्चुअली में, आप समझ लो तो 3 इंटू में πr²/4 बन जाएगा, क्योंकि वो क्वाड्रेंट है एक तरीके से, ठीक है। एक सर्कल्स है, ऐसे आप 4 भागों में काटेंगे तो ये एक क्वाड्रेंट मिल रहा है, ठीक है, वही क्वाड्रेंट है। और ऐसे 3 क्वाड्रेंट आपको मिलने हैं। अब इसी को टोटल निकाल देना है। अब यहाँ पे आप चाहे तो 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, या फिर लगभग में आंसर कैलकुलेट ही कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, आप देख भी पा रहे हैं। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 दूना 8, और πr² कितना होगा देखियो। देखो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, 21। रेडियस 7 होता है तो πr² 154 होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस 21 है, यानी कि ये 9 गुना होगा, क्योंकि रेडियस 3 गुना है तो ये 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा πr² दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना एक ही बार कॉमन ही ले लें। चलो πr² तो दोनों में कॉमन ही है। देखो दोनों में से अगर πr² कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 1/2, और वहाँ पर 3/4, तो 3/4 में 1/2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये तो 4 ही होगा ना, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 5/4। तो ये 5/4 और πr² बनेगा। अब इसमें πr² के बदले में डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। 154 तो तब होता है जब रेडियस 7 होता है, लेकिन रेडियस 21 है, 3 गुना है तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। ये हमें बताना है एक्चुअली में। अब देखो इसको मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा कि ये जो आंसर आएगा ये 1300 से ऊपर का आएगा। क्यों, देखो ये अगर आप चाहो काटने के लिए भी तो काट सकते हो। देखो यही केवल आंसर है। इसको मैं अगर 1 मान के भी काट देता हूँ कि मान लो ये दोनों बराबर है, तो इसको काट कर मैं 1 लिख देता हूँ, तो भी आप ये गुना करोगे तो 15×9 = 135 होता है, यानी कि ये 1300 के 1350 तो यही बन जा रहा है। बाकी अभी ये 1 से ज़्यादा बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1350 से ऊपर का आंसर आएगा। और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी। आप कैलकुलेट कर लेना। फिलहाल कैलकुलेशन आप ऐसे ही करोगे तभी जाके आप समय बचा पाओगे, वरना मुश्किल है। देखिए भाई, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि 2 समरूप अधिकतम संभव वाले अर्धगोलों को एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से काट लिया जाता है। अर्धगोलों के आधार घन के 2 विपरीत फलक के भाग हैं, तो घन के शेष भाग का कुल आयतन निकालना है। देखिए जब आयतन निकालना हो तब तो ईजी है। आयतन निकालने में मैं 2D फिगर से ही बात समझा देता हूँ आपको कि ऐसा अगर घन होगा तो एक गोला आपको ऊपर ऐसे काट देना है, एक ऐसे नीचे काट देना है बस। और जब आयतन निकालना हो तो बस आप जो कट रहा है उसको घटा दो उसके आयतन को। तो घन का आयतन माइनस में 2 अर्धगोले हैं तो एक पूरे गोले का आयतन आपको घटाना पड़ेगा। घन का आयतन हम कैसे लिखते हैं, साइड का क्यूब। साइड घन में 14 दिया हुआ है सवाल में, तो 14 का क्यूब हम लिख देते हैं, और माइनस में हमें घटाना पड़ेगा एक गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि अर्धगोला ऊपर भी है नीचे भी है, टोटल मिला के एक गोला होगा, तो 4/3 πr³। अगर मैं देखो यहाँ पर भी आप चाहो तो ऑप्शंस यहाँ पर भी अलग अलग ही हैं, तो मैं पाई को 3 ही रख देता हूँ, तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैंने आपको बोला था कि हम पाई को 3 रख सकते हैं लगभग में, तो पाई को मैंने 3 रख दिया। और r³ आर कितना होगा, देखो ये टोटल अगर 14 है तो r तो 7 बन जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 दे रखी है, तो रेडियस कितना बन जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 का क्यूब 343 मैंने डायरेक्ट ले लिया।
अब देखो, देखो यहाँ पे ये 3 से 3 तो कट गया, और 14 का क्यूब कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ये 2744 होता है। 14 का क्यूब 2744, और माइनस में इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 1 17, और 3 चौका 12 और 1 13 आ जाएगा। इसको अगर घटाते हैं तो ये 1372 ही आ जाएगा घटा के, यानी कि आंसर 1372 से कम होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि 1372 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू जो मानी है वो कम मानी है। अगर पाई की वैल्यू मैंने अधिक ले लिया होता तो ये जो 1372 आ रहा है ये भी अधिक आ जाता 1372 से, और फिर जो आप घटाते तो आंसर इससे छोटा आ जाता। इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ठोस घनाभ जिसका माप जो है यानी कि डायमेंशंस जो हैं उसके वो हैं 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 3.9 सेंटीमीटर। अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, आप बात समझ लो एक बार वापस कि क्या है। एक बड़ा सा आपको घनाभ दिया हुआ है यानी कि क्यूबॉइड दिया है जिसका माप जो है वो 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 3.9 सेंटीमीटर है, और अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटना है, यानी कि एक घन नहीं काटना है, उससे कई सारे घन काटने हैं। ये भी आपको निकालना पड़ेगा पहले कि कितने घन कटेंगे, उसके बाद जितने घन बनेंगे काटने के बाद उन सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया आपको बताना है एक साथ। तो पहले तो ये काउंट करते हैं कि कितने घन कटेंगे, कितने घन बनेंगे। इसके लिए आपको वॉल्यूम डिवाइड करना पड़ेगा, बड़े वाले का वॉल्यूम और बटा में छोटे वाले का वॉल्यूम, इससे आपको पता चलेगा कितने घन बनेंगे। अब इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए छोटा वाला जो घन है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी साइड चाहिए। तो छोटे वाले जो वॉल्यूम होगी उसकी साइड कितनी होगी, तो छोटे वाले वॉल्यूम की साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, इन सब का HCF लेकर के। बड़े वाला जो, क्योंकि वो घन है, ठीक है, वो घनाभ नहीं है, ये ध्यान रखना। ये घनाभ है तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, लेकिन घन में यानी कि क्यूब में सारे बराबर होते हैं। तो आपको HCF लेना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर साइड के लिए हम तीनों का HCF लेंगे तो वो 1.3 आ जाएगा, यानी कि साइड छोटे वाले घन का कितना आ गया 1.3। अब अगर आप नंबर निकालते हैं कि छोटे वाले घन का नंबर कितना होगा, तो बड़े वाले का वॉल्यूम बटा छोटे वाले का वॉल्यूम कर लो। तो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 26 और इंटू में 3.9। और छोटे वाले के लिए तो आपको 1.3 इंटू में 1.3 और यही 3 बार गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे बराबर होंगे। ये आप काट लीजिए तो ये 13 से 3 बार कट जाएगा, ये 13 से 2 बार, और ये 13 से 5 बार, यानी कि 5 दूना 10 या 30 आ जाएगा। और नीचे का ये जो 2 पॉइंट है इसके लिए 2 जीरो और जाएगा, यानी कि 3000 क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, जिनके आपको सरफेस एरिया बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो देखो 3000 तो हो गया, और इंटू में 6L स्क्वायर होता है एक घन का सरफेस एरिया, 6 और इंटू में साइड का स्क्वायर, तो 6 और साइड उसका कितना है 1.3 का स्क्वायर, यानी कि 1.3 एक बार। और सब में यूनिट डिजिट अलग है, जीरो छोड़ने के बाद तो मैं यूनिट डिजिट ही निकाल लेता हूँ। 3 तियाँ 9, 9 छक 54 और 4 तियाँ 12, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में 2 आएगा जीरो छोड़ने के बाद, ऑप्शन ए। आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 इसमें भी है, तो 9 का मल्टीपल भी आप चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फिलहाल यूनिट डिजिट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक समत्रिभुजाकार पिरामिड है जिसके दो तल से उसको आधार के समांतर काटा जाता है, जिसको दो तलों द्वारा उसके आधार के समांतर काटा जाता है, और तल पिरामिड की ऊंचाई को समत्रिभाजित करता है, यानी कि 3 अलग अलग भागों में, 3 बराबर भागों में बांटता है। उसके ऊपरी मध्य तथा निचले भाग का जो वॉल्यूम है वो V1 V2 V3 है, तो इनका रेशियो बताना है आपको क्या होगा। ये डायरेक्ट आपको इतना याद होना चाहिए, और ये मैंने पिछली वीडियो में अपना बता रखा है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हाइट का रेशियो यहाँ पे 1 to 3 आता है, तो एरिया का रेशियो 1 8 और 27 आ जाता है, और घटा के इतना आ जाता है। आप पिछले में देख सकते हैं। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे आके ये सवाल पोस्ट कर सकते हैं, आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए भाई, इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर वाला समषटभुज है, यानी कि हेक्सागन है। अब यहाँ पर बोला गया कि यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको 216√√3 दिया गया है, तो प्रिज्म की लंबाई यानी कि हाइट क्या होगी। इजी है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही लगा देते हैं डायरेक्ट। तो आप बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो आपको कर्व सरफेस एरिया और प्लस में बेस एंड टॉप का एरिया लिखना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो देखो प्रिज्म में आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे लिखते हो, तो आप बोलेंगे प्रिज्म का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो आधार का क्षेत्रफल और गुना में हाइट होता है, आधार की परिधि और गुना में हाइट, सॉरी। ठीक है, क्यों मैंने बोल दिया आधार की परिधि और इंटू में हाइट, तो यहाँ से आप ये बात लिख सकते हैं आधार की परिधि कितनी होगी, षटभुज है तो 6 4 का 36 हो जाएगा आधार की परिधि, और इंटू में हाइट जो कि हमें पता नहीं है फिलहाल, तो ये हो गया इतना इंटू में h, और प्लस में बेस एंड टॉप का एरिया लिखना पड़ेगा। तो बेस और टॉप तो सेम होता है प्रिज्म में, तो 2 इंटू में बेस का एरिया कर देते हैं। बेस का एरिया कितना हो जाएगा
6 गुना में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समषटभुज है तो 6 गुना में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, देखो जब साइड 2 होता है तो एरिया √3 होता है, यहाँ पे साइड 6 है यानी कि 3 गुना है तो ये 9 गुना होगा, यानी कि 9√3 आएगा ये। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 9√3, और ये सब मिला के किसके बराबर है, 216√3 के बराबर है। तो आप बोलेंगे ये जो 36H है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 6 दूना 12 9 108 उधर ले घटाइएगा तो 108√3 के बराबर आ जाएगा। 36 3 108 होता है, यानी कि H कितना आ गया, 3√3 आ गया। अपना ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक ठोस शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसको दो कटाव जो आधार के समांतर हैं 3 भागों में काटा जाता है, यानी कि शंकु को 3 अलग अलग भागों में काट दिया जाता है। अब कटाव जो है वो आधार से 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको बताना है कि ऊपरी मध्य तथा निचली भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो इस सवाल को मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसा ही आप बना सकते हैं। पीछे वाला जो मैंने छोड़ा था 97 नंबर, 97 को आप लगभग इसी तरह से बना सकते हैं। अंतर इतना है कि इसमें क्षेत्रफल का रेशियो लिखना है, उसमें वॉल्यूम का रेशियो लिखना था आयतन का। देखिए क्या करते हैं, पहले तो आपको मैं डायग्राम से बात समझा दूँ कि है क्या। एक मान लो ये अगर कोण है तो इसमें बोल रहा है कि आधार के समांतर 2 कट लगाए जाते हैं, मैंने 2 कट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ऊपर वाले जो हाइट है कट लगाने का वो नीचे से एक 8 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 है। तो देखो अगर ये 8 है ये 14 है और पूरा कितना था हमारे पास, पूरा था 9। अब देखो हाइट का रेशियो अगर मैं लिखने जाऊँ तो आप बोलेंगे पूरा 9 नहीं था ना, पूरा 21 था, 1 मिनट, पूरा कितना था हाइट 21 था। तो अगर मैं हाइट की रेशियो की बात करूं तो हाइट का रेशियो है देखो मैं नीचे से लिखना शुरू करता हूं, ठीक है, या चलो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, हमें शंकु का लेना है यहाँ पर, ये वाला अगर हम लेंगे तो गलत हो जाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें शंकु का हाइट लेना पड़ेगा। यानी कि शंकु का हाइट कैसे लेंगे, देखो पहले आप देखेंगे यहाँ पर, पहले आप देख लो कि शंकु बन कैसे रहा है। एक तो यहाँ से शंकु बन जाएगा, एक यहाँ से शंकु बन जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक शंकु है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा शंकु है और तीसरा शंकु बिल्कुल नीचे तक है। तो देखो ये अगर 8 है और ये 14 है, तो अगर मैं 14 घटा देता हूँ 21 में से तो सबसे ऊपर वाले की हाइट आ जाएगी, 14 में से 21 जाएगा तो 7, यानी कि यहाँ की जो हाइट है ये 7 है, ठीक है। उसके नीचे वाले, अब देखो 7 अगर मैं घटा देता हूँ 21 में से तो 21 में से 7 जाएगा तो 14 बचेगा, यानी कि ये हाइट कितना है हमारे पास 14 है और ये पूरी हाइट 21 है। तो यहाँ से मैं हाइट का रेशियो लिखूंगा तो ये 7 है, 14 है और फिर 21 है, यानी कि हाइट का रेशियो आ गया 1 2 और 3 काटने के बाद। हाइट का रेशियो ये है तो एरिया का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलेंगे स्क्वायर कर दो तो 1 होगा, 4 होगा और फिर 9 होगा। अब यहीं पर मेन खेल शुरू होता है यहाँ पर कि 1 यूनिट तो पहला होगा ही होगा, यानी कि ये जो है ये हमने जो रेशियो निकाला है ये शंकु का अलग अलग पार्ट का निकाला है, लेकिन जो हमें आंसर में बताना है, आंसर में बताना है एक तो ऊपर वाले शंकु का, फिर इस नीचे वाले शंकु का, इस तरह से मैं बता देता हूँ, और फिर तीसरे शंकु का इस तरह से, ठीक है। इन तीनों का हमें बताना है। तीनों ये शंकु नहीं बन रहा है, मैं शंकु बोल दिया इसके लिए सॉरी, ये तीनों शंकु नहीं बन रहा है, ऊपर वाला केवल शंकु बन रहा है, नीचे वाला उसका मिडिल पार्ट है और तीसरा वाला लोअर पार्ट है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं एरिया, देखो ऊपर वाले का 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एरिया 4 है, अगर 4 में से ऊपर वाला मैं 1 घटा देता हूँ तो बीच वाला बच जाएगा। जरा ध्यान से आप बात समझिए, यहाँ पर मैंने बोला कि ये केवल एरिया 1 है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया 4 है, तो अगर मैं 4 में से 1 घटा देता हूँ तो केवल इस पार्ट का एरिया बच जाएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, वैसे ही नीचे वाले लिखने के लिए 9 में से 4 घटाना पड़ेगा तो ये 5 आएगा, यानी कि 1 3 5 होगा आंसर। अपना ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। देखिए भाई यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक लंबवत गोलाकार बेलन है जिसकी लंबाई जो है यानी कि हाइट जो है वो है 18 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। बेलन को 3 बराबर भागों में काटा जाता है और वो भी आधार के समांतर 2 जगह काटा गया है। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। आप जरा चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसा बेलन है हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बेलन को 2 जगह से काट दिया गया, मान लो एक बार यहाँ से काटा गया और दूसरी बार यहाँ से काट दिया गया। अब जरा ध्यान से बात समझिएगा, आप काटने के क्रम में होगा क्या कि यहाँ पर 2 सरफेसेज बनेंगे ऐसे काटने से और यहाँ पर भी 2 सरफेस बनेगा। एक बार आप कट करते हैं तो यहाँ पर 2 नया सर्कल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 नया सर्कल जनरेट हो जाएगा, यही मेन बात है समझने वाली, ठीक है। बीच में से जैसे ही आप यहाँ से कट करेंगे तो एक सर्कल तो ऊपर वाले के साथ बन जाएगा और जो नीचे कट के अलग होगा उसके साथ भी एक सर्कल बनेगा, यानी कि 2 कटाव के कारण 4 नए सर्कल्स बन जाएंगे और यही 4 नया सर्कल के कारण जो वृद्धि होगा एरिया में वो होगा। तो एरिया में वृद्धि आपको बताना है, तो वृद्धि कितने की हो रही है, 4 पाई r² की वृद्धि हो रही है और किससे, टोटल सरफेस एरिया से।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि है यही आपको बतानी है। तो वृद्धि हो रहा है 4 पाई r² का, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू में r+h यही होता है। ठीक है, यही हमें बताना है कि ये कितना परसेंट बनेगा एक्चुअली में। चलो इसको फ्रैक्शन में काउंट कर लेते हैं, फिर उसको हम रेशियो बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज में निकाल लूँगा। तो यहाँ से देखो ये 4 पाई को 2 पाई से काटेंगे तो 2 आएगा, 1 r से 1 r कट गया, यानी कि ऊपर बचा 2 r और नीचे बचा r+h। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, एच की भी वैल्यू दे रखी है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। आर कितना है हमारे पास 7 है, तो ऊपर आ गया 7 दूना 14, ठीक है, और नीचे r+h यानी कि 7 और 18 हो गया 25। इसी को आपको परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए। 25 चौके 100 हो जाएगा, और 14 चौका कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56% अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। देखिए भाई, इस सवाल में आपको बोला गया कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जो रेशियो है वो 1:7 है। वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जो रेशियो है वो है 187 रेशियो 770। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। देखिए काफ़ी आसान है, ज़रा आप बात समझिएगा कि हमें किसका किसका रेशियो दिया है। सी ए से एक हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा हो गया टी ए से यानी कि टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और साथ में हो गया एक वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है कि 187 और 770 जो है ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का रेशियो है, यानी कि पहले तो यहाँ से आप देख लीजिए 1:7 किसका दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का और आयतन का, यानी कि ये अगर 1 यूनिट है तो आयतन 7 यूनिट है, यही दिया हुआ है। नीचे जो दिया है ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है और साथ ही साथ आयतन है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ये वाला अगर है अपने पास 187, तो ये कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है अपने पास 770। अब देख रहे हैं वॉल्यूम 110 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी 110 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि सी ए से कितना हो गया 110 हो गया। सी ए से का मतलब हो गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h जिसको हम बोलते हैं बेलन में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात लिखना है, तो हम इन दोनों का ही रेशियो ले लेते हैं। आपको पता है कि सी एस ए का अगर टी एस ए के साथ हम रेशियो लिखते हैं तो मैंने बोला था 2 पाई r कट जाता है, ऊपर h बचता है और नीचे r+h बचता है। ये मैंने बोला था ना कि याद रखिएगा अभी किसी सवाल में पीछे। तो देखो ऊपर तो हम कर्व सरफेस एरिया 110 ले लेते हैं और नीचे 187 ले लेते हैं, ये काट लो आप। 11 से कटता नजर आएगा, ये कितना बार में 17 बार में कट जाएगा, यानी कि ऊपर 10 आ गया और नीचे 17 आ गया। अब देखो 10 और 17 से मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि ये h तो 10 हो गया, और r+h में नीचे वाला अगर 17 है, इसका मतलब इसमें से अगर h 10 है तो r कितना हो गया 7 हो गया, और 7:10 यही हमें बताना था कि रेडियस और हाइट का रेशियो कितना होगा। 7:10 अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जो अनुपात है वो 1:7 है। ठीक है, इस गोले को पिघलाकर बराबर माप वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है वो बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है। तो सभी छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ से एक बात समझिए, ऊपर हमें दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रेशियो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वही 2 पाई r इंटू, अच्छा ये गोला है इस बार, तो गोला में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई r² होता है, तो अगर मैं लिख दूँ 4 पाई और r², और बटे में उसका वॉल्यूम यानी कि 4/3 और πr³। इसका हमें रेशियो दे रखा है कितना 1/7। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, r³ थोड़ी कट जाएगा, ऊपर r² था ना, ये केवल कटेगा, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 21, यानी कि r की वैल्यू तो 21 आ गई। चलिए इस बात को हटाते हैं, r की वैल्यू 21 आ गई। अब हमें ये दिया हुआ है कि छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो 1/6 है, यानी कि इसका मतलब सीधा हुआ कि अगर मैं रेडियस का रेशियो लिखूँ बड़े का और छोटे का, तो बड़ा वाला रेडियस, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, देखिए बड़ा वाला रेडियस ये 21 था, बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला रेडियस। अब ये कह रहा है कि छोटा वाला रेडियस जो है वो बड़े वाले का 1/6 है, यानी कि बड़ा वाला रेडियस अगर 6 होगा तो छोटा जो गोला काटा गया है उसका रेडियस 1 होगा। अब रेडियस का अगर रेशियो इतना है तो वॉल्यूम का रेशियो मैं लिखना चाहूँ तो इसका क्यूब कर लेंगे, यानी कि बड़ा वाला का वॉल्यूम 216 होगा तो छोटा वाला का वॉल्यूम 1 होगा। अब बताओ 216 वॉल्यूम वाले अगर आप गोले को एक एक यूनिट गोले में, एक एक यूनिट वॉल्यूम वाले गोले में डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने गोले बन जाएंगे, तो छोटे गोलों का जो नंबर आ जाएगा वो 216 ही आएगा। जैसे मैंने एक सवाल पीछे कराया था जिसमें 27 वॉल्यूम था तो 27 ही गोले बने थे, वैसे ही यहाँ पर है, अगर एक छोटे गोले का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 1 यूनिट है, तो अगर 216 यूनिट आयतन वाले बड़े गोले को आप काट काट करके एक एक यूनिट आयतन वाले छोटे छोटे गोले बनाओगे तो टोटल 216 गोले बन जाएंगे। अब इन्हीं का आपको बताना है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो
देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², और टोटल 216 गोले हैं, तो टोटल हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना 216 और इंटू में 4πr², यानी कि 4 और पाई का मतलब होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब देखो आर कितना है छोटे वाले का, बड़े वाले आर का 1/6 है, यानी कि 21/6 होगा, और गुना में 21/6। यही आपको काउंट करना है। यहाँ से आप 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, 4 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, या यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 4 का मल्टीपल देखेंगे तो आपके पास दो ही 4 का मल्टीपल है। अब इनमें 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। ये 4 से तो कटने से रहे, तो इनमें 11 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो ये 11 से तो नहीं कट रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन कट जाएगा। 3 2 5 और 6 11 में से 7 और 1 8 नहीं कट रहा है, लास्ट वाला केवल कट रहा है, तो लास्ट वाला अपना आंसर हो गया। बाकी आप पूरा कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, एक अर्धगोला एक घन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके सामने का दृश्य आपको आकृति में दिखाया गया है, यानी कि सामने के दृश्य का मतलब ये 2D फिगर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात समझिए। आकृति का कुल जो ऊंचाई है, टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो 11:42 है, तो आकृति का कुल आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखो अगर ये घन है दोस्त, तो ये व्यास अगर मान लेता हूँ मैं 2r है, ये व्यास अगर 2r है तो घन में तो ये हर एक साइड बराबर होती है, तो हर एक 2r हो जाएगा, यानी कि हर एक घन में सब चीज़ बराबर होता है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2r हो गया। और यहाँ से यहाँ तक तो गोले की रेडियस है, यानी कि वो r होगी, और टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट हमें दिया है 21, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 21 का मतलब 3r हो गया जोड़ने के बाद। अगर 21 3r है तो केवल r कितना है हमारे पास 7 है, केवल r अगर 7 है तो 2r जो कि हमारा हाइट भी है ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हमें बताना है आकृति का कुल आयतन, तो इसका तो कोई काम ही नहीं रह गया, यहाँ से हम टोटल आयतन निकाल सकते हैं। टोटल आयतन में अर्धगोले का आयतन आपको लिखना है और साथ में इस घन का आयतन लिखना है। देखिए भाई अब यहाँ पर हम अगर अर्धगोले के वॉल्यूम की बात करें तो अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है हमारा 2/3 और πr³ होता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/3 और πr³। पाई के लिए 22/7 में रख देता हूँ, 1 मिनट, और फिर r का क्यूब, तो r है 7, तो 7 इंटू में 7 इंटू में 7, और प्लस में हमें घन का आयतन भी जोड़ना पड़ेगा, तो घन का भुजा तो हाइट के बराबर ही है, तो 14 का क्यूब केवल आ जाएगा। 14 का क्यूब मैंने बोला था 2744, याद रखिएगा। अब यहाँ ये एक साथ से एक साथ तो कट गया, इसको भी मैं अप्रॉक्सीमेट मान के कटा देता हूँ। अगर ये 21 होता तो 3 सत्ते 21 कट जाता, यानी कि ऊपर आपका 7 का क्यूब बनेगा और नीचे ये 2 बनेगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 और 24 दूना 48, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा किस में 2744 में। तो अगर ये हम जोड़ते हैं तो 1 मिनट, ये 386 आएगा ना, क्योंकि 343 होता है ना, तो ये 386 आएगा, 386 और प्लस में 2744। इनको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 6 4 10 और 343, यानी कि 3430 आपका लगभग आ रहा है। और आपको पता है कि 22 के बदले में मैंने 21 ले लिया था, यानी कि मैंने थोड़ा कम कर दिया था मान, तो आंसर भी हमारा जो आ रहा है ये थोड़ा छोटा आ रहा है। अब देख लो ये किससे थोड़ा सा छोटा है, एक ही ऑप्शन है जिससे थोड़ा सा छोटा है, वो है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए आगे कर लेते हैं 1 2 सवाल और आज के लिए, या फिर आज के लिए मैं इतना ही पर ही छोड़ देता हूँ, अभी कुछ काम आ गया है ज़रूरी सा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैं कल कर दूंगा अगले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर 103 तक ही काफ़ी है आज के लिए, इतना ही आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताते रहिए, और शेयर कीजिए या ना कीजिए, कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया करो, और साथ ही साथ ऑनलाइन देखा करो ताकि कुछ बेनिफिट हो और लोग जुड़े हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और क्या आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो जल्दी ही आए तो आप ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा।